So we are live again with our third episode of Health Connect. Let our viewers start joining us. Yes, sir. But just we should come in one frame. we're just setting that with. Okay. Okay, Shri? I think we are. So, we are live today from Amicare Hospital for our third episode of Health Talk Show Health Connect about myth and facts about joint and bone health. So, as we all know, tomorrow will be our International Women's Day. So today's episode is based on women's health, women's bone joint health, myths and facts. There are so many myths behind our bone health when it comes for the women's health basically. So आज के episode को let our viewers are getting connected. अब I am not able to see my viewer's name. Yes, let me say. We are live today. So, we will be starting our third episode of Health Talk Show Health Connect. तू उठ, तू आगे बढ़, टूट कर यूं ना थक, आसमानों से ऊंची होगी उड़ान तेरी, क्योंकि नारी शक्ति है पहचान तेरी। तो आज का एपिसोड हम उन सब नारियों के लिए डेडिकेट करते हैं जो एक माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है और सारी इस हमारे कहते हैं ना, हम नारी शक्ति की वजह से हमारा ये देश चल रहा है। हम सबको एक नारी से ही हमारे पीछे एक नारी का ही हाथ है, आज हम सब यहाँ हैं। तो उसी चीज के ऊपर डेडिकेट करते हुए इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आज का हेल्थ कनेक्ट का एपिसोड 3 हम लेकर आए हैं अबाउट मिथ एंड फैक्ट्स अबाउट बोन एंड जॉइंट हेल्थ। सो इट माय प्लेजर to introduce with me Dr. Himanshu Gupta. I welcome sir. सर के बारे में स्टार्ट करूं या सर के बारे में ही खत्म करूं ये एपिसोड? मैं आपको सर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। सर इज अ ऑर्थोपेडिशियन एंड ही इज अ डायरेक्टर ऑफ एमिकेयर हॉस्पिटल इंदिरापुरम. More of the 3,000 to 4,000 surgery he has done on the joint replacements along with the orthoscopy and sir is एक ऑर्थोपेडिशियन के साथ साथ सर की जो एक सबसे ज्यादा एक सर की क्वालिटी है, सर इज अ फिटनेस लवर एंड एंथुसियास्टिक. सर इज अ मैराथन रनर एज वेल एज सर इज अ साइक्लिस्ट आल्सो. एंड कहाँ से एनर्जी आती है वो आज सर से हम रूबरू बात करेंगे. आज सर को इट्स रियली माय प्लेजर, आई रियली थैंक सर टू गिव अस अ टाइम टू कम लाइव विद अस और रियली इट्स अ प्लेजर फॉर अस कि सर के अंदर इतनी एनर्जी एक ऑर्थोपेडिशियन के व्यू से क्या हम सब वुमेन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. जॉइंट पेन्स होते रहते हैं बट हम सब अपने घर की अपने बच्चों की केयर के अपने आप को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं. बहुत सारे मिथ्स हैं. आवाज आने लगी है मेरे घुटनों से, लगता है कैल्शियम खत्म हो गया है. सुनो कैल्शियम की गोलियां ले आना. क्या वो सही है कैल्शियम बिना किसी से जाने? विटामिन डी का टेस्ट कराना जरूरी है? बहुत महंगा टेस्ट है, क्या जलाना जरूरी है? अवॉइड ही कर देते हैं. मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस. कमर में दर्द बहुत है,
मेरे को इंजेक्शन लगा था सिजेरियन के बाद और मेरी कमर का दर्द बैठ गया है, वो जब से है, आज बच्चा 20 साल का हो गया तब से भी वो दर्द बैठ ही गया है जब से। इन सभी चीजों के बारे में आज हम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता से बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, अगर आप लोग के उसमें कोई भी क्वेश्चंस बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के रिलेशन में आप सर से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अपने शो के एंड में सर से आपके क्वेश्चंस को पुट ऑन करें। पूरी कोशिश करेंगे, जैसे से टाइम होगा हम सर से पूरी कोशिश करेंगे और नॉलेज लेने की। आज सर पकड़ में आए हैं तो सर को छोड़ेंगे नहीं। तो सर थैंक यू नेहा, इतना ब्रॉड इंट्रोडक्शन देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सर, इट्स आवर प्लेजर। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉक शो में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, साथ ही जितनी मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं बोन और जॉइंट हेल्थ से रिलेटेड उसे हम क्लियर कर सकें। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और नारी शक्ति से ही हमारा देश चलता है, उसी शक्ति से ही हम सबके अंदर एनर्जी आती है आगे काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। तो सर हम जब मिथ एंड फैक्ट्स पे बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि प्लीज हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा नट शेल में हम सब ये जानना चाहेंगे सर, कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में और कौन से जॉइंट्स ज्यादा प्रोन होते हैं मतलब इंजरीज के, दर्द के लिए, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा नट शेल सर। देखिए, जॉइंट का मतलब होता है किसी भी दो हड्डी का आपस में मिला होना। अब ये जॉइंट वो भी हो सकता है जिसके अंदर मूवमेंट है और ये वह भी जॉइंट हो सकता है जिसके अंदर मूवमेंट नहीं है। तो कुछ बोन्स जिनमें मूवमेंट नहीं होता, जैसे हमारी स्कल बोन्स होती हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तो ये जॉइंट ऑर्थोडीज जॉइंट होते हैं। इनमें पेन की शिकायत कभी नहीं होती है। पेन की शिकायत या प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं जॉइंट्स में होती है जिसमें मूवमेंट होता है। तो अमूमन जो कॉमन जॉइंट्स हैं, सबसे कॉमन जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि बॉल एक सॉकेट के अंदर रोटेट करती है, जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, जिसमें मूवमेंट्स होते हैं। वह जॉइंट जिसमें मूवमेंट एक्सेस होगी वही जॉइंट पेन के लिए प्रोन होगा। इसके अलावा हिंज जॉइंट होते हैं। हिंज जैसे कि हमारे डोर के आसपास हिंजेस लगे होते हैं जो वन प्लेन में ही मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ऐसे जॉइंट में नी जॉइंट आता है जिसमें पेन की शिकायत होती है। कुछ जॉइंट्स जिसमें कि कुछ रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, जैसे पिवट जॉइंट जो कि सर्वाइकल स्पाइन में होता है, कुछ रोटेटरी मूवमेंट्स को अलाउ करता है। इसके अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं और भी कई तरीके के जॉइंट्स होते हैं। तो कोई भी वह जॉइंट जिसमें मूवमेंट होगा वह प्रोन होता है इंजरी के लिए, वह पेन के लिए। तो सर जिस तरह से आपने बताया हमें जॉइंट्स के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास आए। क्या जॉइंट्स के लिए पहली बात तो जो जॉइंट पेन ना आए या एक कॉमन टेस्ट होने चाहिए जो हर एक फीमेल को टाइमली या साल में एक बार, जैसे आजकल हम लोग बहुत देखते हैं सर कि पैकेजेस निकले हुए हैं वुमेन्स डे पे, अभी आप देखिएगा सर 1 महीने से शायद पैकेजेस निकले हुए हैं कि वुमेन्स हेल्थ टेस्ट कराओ, बोन डेंसिटी टेस्ट कराइए, विटामिन डी। तो सर एज अ ऑर्थोपेडिशियन आप हमारी महिलाओं को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि पहली बात कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंटली कराने चाहिए और क्या वो टेस्टों की जरूरत है या नहीं है? सबसे जरूरी चीज, क्या टेस्ट की जरूरत है कि नहीं है? yes. आजकल ये फैशन हो गया है कि एक एज के बाद सब टेस्ट करा लें, कुछ ना कुछ कमियां तो निकलेंगी। तो टेस्ट कराना सिर्फ तब रिक्वायर्ड होता है जब हमें कोई सिम्टम, अगर हमें कोई परेशानी नहीं है तो हेल्दी इंडिविजुअल को कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। आपने सुना होगा 2000 टेस्ट हैं, 3000 टेस्ट हैं। इन टेस्ट में से हार्डली 5 या 10 टेस्ट ऐसे होते हैं जिसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसकी डे टू डे लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं है, पर उसके ऊपर नीचे आ जाने से ही आधे मरीज बीमार महसूस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ टेस्ट तब कराएं जब किसी सिम्टम से, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं। साथ ही कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है इसका डिसीजन आपके डॉक्टर को लेना चाहिए, आपको या आपके पड़ोसी को नहीं लेना चाहिए कि आज चलिए कैल्शियम करा लेते हैं, आज हम विटामिन डी करा लेते हैं। क्योंकि अधिकतर समय जब आप ये टेस्ट की रिपोर्ट करा के अपने डॉक्टर से मिलते हैं, जो कि हम अपने क्लिनिक में भी देखते हैं, ओपीडी में देखते हैं, एक्चुअल में वह टेस्ट वेस्ट होता है। उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो ही नहीं रहती है और हमारे मरीज डिपेंड करते हैं कि आधे रीजन पेन के यही है। तो जब भी टेस्ट कराएं
डॉक्टर से कंसल्ट करके कराएं। हेल्दी इंडिविजुअल को कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है यंग एज से लेके ओल्ड एज तक। ये बहुत फैशनेबल चीज है कि हमें अपने होल बॉडी पैकेज कराया, 2000 टेस्ट कराए और डॉक्टर साहब ये देखिए एक अजीब सा टेस्ट है एपो लिपोप्रोटीन BCAD समथिंग, जिसमें प्रॉब्लम आई है, क्या इसकी वजह से मुझे चक्कर आते हैं, क्या इसकी वजह से मेरी बोन्स में पेन होता है। सो गूगल पे पढ़ के या किसी की सलाह से कोई ब्लड टेस्ट कभी ना करें। तो सर जैसे जो ये हमारे पेन्स होते हैं, तो जैसे कैल्शियम तो बहुत ही कॉमनली बोल रहे थे कि कैल्शियम टेस्ट है, विटामिन D टेस्ट करा लीजिए, तो वो भी नहीं कराना है। जब तक आपको है कुछ दिक्कत तो सबसे पहले आके अपने डॉक्टर से मिलिए। सबसे पहले आपको ये क्लासिफाई करना है कि हमारी परेशानी किस कारण से। अब हम बहुत से मरीज हमारे पास घुसते ही पहली कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे आर्थराइटिस हो गया। तो पहले हमें उन्हें बताना पड़ता है कि भाई आर्थराइटिस जो है ये किसी भी जोड़ में जब दर्द सूजन जनरेट होगी उसके लिए एक ब्रॉड टर्म है जिसे आर्थराइटिस कहते हैं। और हर आर्थराइटिस का कारण कैल्शियम की कमी या विटामिन D की कमी नहीं होती है। तो पेशेंट को जब तक हम देख के उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं कि ये किस बीमारी से गुजर रहा है, तब तक किसी ब्लड टेस्ट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसको समझने में काफी लंबा समय लगता है कि मरीज किस परेशानी से गुजर रहा है वह उसका ट्रीटमेंट क्या है। पर जैसा मैंने बोला, आज के दौर में डॉक्टर के पास आने से पहले मरीज पूरी रिसर्च करके आता है, आस पड़ोस में सबसे मिल के आता है और 8-10 ऐसे मरीजों से मिल के आता है जिनको सेम कंप्लेंट होती है। इसलिए वह मरीज कंफ्यूज ज्यादा होता है अपनी बीमारी को लेकर। तो इजी वे आउट ये है कि पहले सिम्टम आते ही जरूरत पड़ने पे आपके आसपास जो डॉक्टर है, जो थेरेपिस्ट है, जो लर्नेड आदमी है, उससे संपर्क करें और फिर डिसाइड करें कि किस चीज की आगे रिक्वायरमेंट है। दोस्तों आपने देखा, हम लोग आजकल आई थिंक जज करते हैं डॉक्टर को कि वो डॉक्टर ने कितने टेस्ट कराए, और सर है कि जो टेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है अनटिल अनलेस आपको कोई सिम्टम्स ना हो या आपको आपके डॉक्टर ने एडवाइस ना करा हो। तो दिस इज सो गुड सर व्हाट वी आर टेलिंग, क्योंकि हम लोग आजकल इतना कमर्शियली अट्रैक्ट होने लगे हैं चीजों पे, पैकेजेस पे, वुमेन्स हेल्थ पे। आजकल फैशन बन गया है कि अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दो, अपनी मदर को हम एक पैकेज गिफ्ट कर देते हैं, उनकी ब्लड टेस्ट करा देते हैं। नहीं कराना अनटिल अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सर जैसे अभी सर ने एक बात बोली सर कि हर जॉइंट पेन अर्थराइटिस नहीं है, मैं इसी बात पे सर से पूछूंगी। सर जैसे हर जॉइंट पेन अर्थराइटिस जैसा आपने बताया, तो उसके बारे में आप कहेंगे जैसे जनरली आजकल घुटनों में दर्द हुआ, सर्वाइकल का दर्द हुआ, सीधे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब आई थिंक दिस इज सच अ कॉमन थिंग व्हिच आई पर्सनली लिसन डेली इन माय क्लिनिक। बिल्कुल सही बात है। देखिए, शुरुआत करते हैं कॉमन एलिमेंट से, जैसे गर्दन में दर्द होना या लोअर बैक पेन होना। लोगों का एक मिसनॉमर है, एक सोच है कि ये सारे के सारे दर्द स्पॉन्डिलाइटिस हैं। स्पॉन्डिलाइटिस टर्म का मतलब होता है आपकी स्पाइन में होने वाले डिजेनरेटिव चेंजेस, जो कि बदलाव हमारे स्पाइन में आ रहे हैं। पर यह बदलाव एक्चुअल में आपके दर्द का कारण है कि नहीं है, यह जानना जरूरी है। अब स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस यूजुअली एक एज रिलेटेड चेंज है जो कि 45-50 ईयर्स में होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे एज एडवांस करती है स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस आते हैं और नेक पेन, बैक पेन का रीजन हो सकते हैं। पर यंग पेशेंट भी 25 ईयर्स में, 18 ईयर्स में आके बोलेंगे डॉक्टर साहब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। ये सत्य नहीं, सिंस इट इज अ एज रिलेटेड चेंज, ये उम्र के साथ होने वाला बदलाव है। कुछ लोग हाँ प्रीडिस्पोज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग हैबिट्स, उनमें ये शुरुआत अर्ली हो सकती है, बट नॉट एवरी इंडिविजुअल ये इस बीमारी से पीड़ित है। डेफिनेटली जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है, 55-60 ईयर्स के पेशेंट्स आते हैं, उनमें स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस होना एक नॉर्मल फिनोमेनन। पर आपने भी बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने कभी कमर दर्द की कंप्लेंट ही नहीं की। yes. आप उनका एक्सरे करा के देखेंगे तो पता चलेगा कि स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस काफी हैं। पर हर स्पॉन्डिलोटिक चेंज के कारण भी पेन नहीं होता है। तो हम ब्रॉडली ये नहीं कह सकते कि कोई भी दर्द हुआ तो हमें सर्वाइकल हो गई या हमें लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गई या हमें डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। हर एज में पेन का रीजन डिफरेंट होता है, उस रीजन को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। सर जैसे भी आपने बताया कि जो चेंजेस है हमारी बोन में वो 40 और 50s में, बट अभी नाउ डेज व्हाट वी आर सीइंग इज यंग। वो अभी मैंने कुछ ये पैंडेमिक के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि लेथार्जिक लाइफस्टाइल हो गई है, तो ये जो एज ग्रुप है ना सर 30 to 40 वाला, आई हैव सीन दोस चेंजेस एंड बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली बैक पेन, जॉइंट पेन, नेक पेन, ये बहुत ज्यादा। तो इसके पीछे क्या उनकी फिटनेस लेवल कम होना या बस खाली एक बस, क्योंकि जनरली हमें देखने की बस ये दिक्कत हो रही है, पीपल आर नॉट गोइंग फॉर द रूट कॉज, पीपल आर जस्ट गोइंग द सिम्प्टोमेटिक कॉज। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर?
नया आप गाड़ी चलाते हैं, Yes, उस पर sir. लिखा होता है कि टाइम से सर्विस कराएं। अगर आप अपनी चीज का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम की तरह प्रेजेंट करेगी। तो सिमिलरली जैसा आपने बोला पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, यहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे तक लोग सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं। हमारा पोस्चर इश्यूज जनरेट होना शुरू हो गया, हमारे स्लीपिंग आवर्स डिस्टर्ब हो गए, हमारा डाइटरी पैटर्न इरेटिक हो गया है। इन सब कारणों से ये कॉमन प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है। So rather than diseases, these are more of lifestyle problems. Lifestyle तो problem. लाइफस्टाइल को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे कोई ना कोई सिम्टम बने रहेंगे। अब यंग पेशेंट्स का जो पेन का रेशो है वो डे बाय डे एनहांस होता जा रहा है। Enhance होता जा रहा है, right? और उसका एक रीजन कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना पड़ेगा, तभी हम इनसे बच सकते हैं। हर चीज में बीमारी कारण नहीं होती। इवन सर मेरे ख्याल से व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे वेट है पुट ऑन हो जाता है फीमेल्स का स्पेशली, आई एम टेलिंग अबाउट द फीमेल, जैसे आज हमने वुमेन्स को पूरा डेडिकेट किया है। वुमेन्स आज के टाइम में हमारे पास घर में हाउसमेट सब चीजों के लिए मेड्स है सर, इवन किचन में खाना बनाने से लेकर आटा गूंदने। पहले के शायद सब लोग हमारे जो लोग थे वो इसलिए फिट रहते थे, आटा मल रहे हैं, सब चीजें कर रहे थे, तो आई थिंक दे जॉइंट्स चलते रहते थे। अभी हम लोग क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लेते हैं, हमें वो भी नहीं करते तो हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है घर पे बैठे बैठे। बट मैंने अभी रिसेंटली सर एक पेशेंट मेरे पास आई, वेट पुट ऑन हो गया है, बट 2 बार ऑर्थोपेडिशियन को दिखा के 2 बार 1 महीने से फिजियोथेरेपी चल रही है नेक पेन की। बट व्हाट यू से कि क्या वो वेट लॉस करना और फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, नहीं तो वो फ्रिक्वेंटली पेन आते ही रहेंगे वो। देखिए जैसा मैंने कहा ये कोई एक चीज से खराब होना या सुधरने वाली चीज नहीं है। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है डॉक्टर अपना काम करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट अपना काम करेंगे, डाइट अपना रोल प्ले करेगी और पेशेंट्स को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया है, हमसे भी मरीज पूछते हैं डॉक्टर साहब वेट कैसे कम किया जाए, तो वेट कम करना एक सिंगल टास्क नहीं है, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर आप एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसके कारण आपको दर्द है, तो दर्द आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करने देगा। अगर आप एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तो दर्द फिर से आएगा, साथ में आप दवा लेंगे उससे दर्द कंट्रोल होगा, उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें हमारी सारी चीजों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। पेन को कंट्रोल किया जाए, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आपके जॉइंट को मोबाइल किया जाए, आपकी इलनेस को ट्रीट किया जाए, साथ में गाइडेड सुपरविजन हो, जैसे कि डाइट के लिए सुपरविजन हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सुपरविजन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मेंटल मेकअप है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी डिजीज से बाहर आने के लिए। किसी भी चीज को अधिकतर लोग अपने बॉडी कैरिकेचर को लेके एक सब्टल डिप्रेशन में रहते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया है डॉक्टर, अब ये कम नहीं हो सकता है, या डॉक्टर मेरे 2 बच्चे हो गए हैं अब मेरे से एक्टिविटी नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठा हुआ एक सब्टल डिप्रेशन है, पहले हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। वो कहते हैं हेल्दी बॉडी लिव्स इन अ हेल्दी माइंड, सो यू हैव टू मेक अप योर माइंड स्ट्रांग टू कम आउट ऑफ दैट। इवन सर जो बहुत फ्रिक्वेंटली एक मिथ आता है वो मैं थोड़ा सा सबके साथ क्लियर करना चाहूंगी। हमारे पास पेशेंट आता है, वो ये बोलता है कि हमारे डॉक्टर ने हमें ये बोला है कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो उसमें मैं एक चीज सर के साथ सर की परमिशन से गेट ऑन करना चाहूंगी, वो जब बोला जाता है जब आप एक्यूट पेन में होते हैं, आप एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं, बट उसके बाद जब वो सबसाइड हो जाता है आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर्स वगैरह से, उसके बाद एक्सरसाइजेस जरूरी है। बट सर पेशेंट क्या करता है, वो 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन दवाई खाता है एंड उस समय वो कुछ नहीं करता, आगे भी नहीं करता कि हमारे डॉक्टर ने मना किया। सर उस बारे में भी सर एक बार प्लीज एक मैसेज दीजिए। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब भी आप एक्यूट पेन से गुजर रहे हैं, आपका मान लीजिए कमर में दर्द शुरू हुआ या गर्दन में दर्द शुरू हुआ, तुरंत लोग कहेंगे डॉक्टर साहब अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया था कि आपका पेन लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से है, पोस्चर की वजह से। डॉक्टर साहब मैं बस कल से ही रनिंग जॉगिंग शुरू कर दूंगा और गर्दन की एक्सरसाइज करूंगा। उस टाइम पे हम मरीज को ये सब करने से मना करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेम्ड या सोर मसल्स और ज्यादा एक्टिविटी करने से पेनफुल होती है। इसमें रोल आता है एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का, जो पेशेंट्स को गाइड करते हैं, जो उनको गाइड करते हैं कि इस एक्यूट पेनफुल फेज में मेडिसिन अपना रोल प्ले करती है, वह फिजियोथेरेपी लेने से जो मसल स्टिमुलेशन होता है वह अपना रोल प्ले करता है। जैसे जैसे सिम्टम्स सबसाइड करते हैं
हमारे थेरेपिस्ट उनको इससे बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, मसल ट्रेनिंग करके, मसल स्ट्रेंथनिंग करके। तो एक्यूट फेज में कभी भी एक्सेस एक्सरसाइज के लिए मरीज अपने आप को एग्रेसिव ना रखें, थोड़ा टाइम दें। हर चीज में एक समय लगता है, वह देना जरूरी है। साथ ही सुपरविजन, मैं बार बार कहूंगा, एक हेल्दी सुपरविजन होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट। एक दिन एक्सरसाइज सीख के चले गए, अगले दिन उसको किया, गलत तरीके से किया, पेन एग्रेवेट हो गया, फिर आते हैं डॉक्टर साहब हमने तो एक्सरसाइज की, हमारा पेट दर्द बढ़ गया। तो एक सुपरविजन में, थेरेपिस्ट के सुपरविजन में की हुई चीजें फ्रूटफुल। सर ने जैसे बताया एक्सेसिव करना, इससे मुझे एक किस्सा याद आया। अभी सर हमारे पास एक पेशेंट आए 60 प्लस के, 70, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा, 10 सालों से प्रॉब्लम है। आइसोमेट्रिक, नी आइसोमेट्रिक, जो हम लोग कहते हैं ना तौलिए वाली एक्सरसाइज की, घुटने के नीचे तौलिए लगा के, सर वो पेशेंट पिछले 5 सालों से कर रहे थे, और अब वो इतना, जैसे ही दर्द शुरू होता उनको, वो एक्सेस में करने लगते, चाहे टीवी देख रहे हो चाहे सो रहे हो। तो मैंने अभी उनको यही बोला कि हर चीज एक्सेस भी बुरी है, और हर चीज का एक प्रोग्रेशन है कि आपने पहले आइसोमेट्रिक करी, फिर वेट ट्रेनिंग करी, जैसे सर ने बताया मसल ट्रेनिंग करी, तभी एक हेल्दी जॉइंट और हेल्दी बॉडी बनती है। तो बार बार सुपरविजन की सर जिस तरह से बात करें, प्लीज टॉक टू योर एक्सपर्ट्स, टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनीथिंग, मेडिसिन, एनी थेरेपी रिगार्डिंग इट, प्लीज टॉक टू योर एक्सपर्ट्स। सर इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या जॉइंट पेन्स और ये ऑस्टियोपोरोसिस है जो आजकल बहुत कॉमन है, क्या इट इज जेनेटिकल, जेनेटिक्स का रोल है इसमें? जेनेटिक रूप से होने वाली आर्थराइटिस डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, बट उनका प्रोपोर्शन काफी स्लो होता है, काफी कम होता है। Okay. तो कुछ आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, या कुछ गाउटी आर्थराइटिस भी जेनेटिक होती है, इन सब में जेनेटिक्स का रोल आता है। बट हम कॉमन पॉपुलेशन में जो वाइडली पाई जाने वाली आर्थराइटिस हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनका जेनेटिक लिंक नहीं होता। और सर ये ऑस्टियोपोरोसिस में सर? ऑस्टियोपोरोसिस का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, इसमें हम इसको जेनेटिक नहीं कह सकते हैं। बेसिकली ये ओल्ड एज डिसऑर्डर है। ओल्ड एज एज इन लाइक हमारी एज प्रोग्रेस करती है तो हमारी बोन्स वीक होती हैं, बोन वीक होती हैं तो हम अपनी एक्टिविटीज को और कम करते चले जाते हैं, जिसके कारण और ज्यादा बोन वीकनिंग शुरू होती है। आजकल कुछ यंग पेशेंट्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस के इंसिडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स जिनको लिवर किडनी डिसऑर्डर्स हैं, जिनको एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कैंसर पेशेंट्स, कीमोथेरेपी पेशेंट्स, इन सब पेशेंट्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस पाई जाती है। इसका जेनेटिक कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिकली एज रिलेटेड या सेकेंडरी टू सम पैथोलॉजी ये डिजीज बनती है। तो सर जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आजकल जितने भी सिम्टम्स जो हमारे थ्योरेटिकल लिखे थे कि 40s 50s में होते हैं, नाउ वी आर सीइंग इन अ यंग जनरेशन, यंग पॉपुलेशन। तो सर ये जो विटामिन डी, जो मैं दोबारा आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि ऑस्टियोपोरोसिस का जैसे क्या कुछ सिम्टम्स हम महसूस करने के लिए हमारे अलार्मिंग हो, या हम अपने डॉक्टर से मिलने जाएं कि हमें क्या वो कट की आवाज आना बहुत कॉमनली हम लोग आजकल रोज हम लोग ये सुनते हैं, मेरे जॉइंट्स में से कट की आवाज आने लगी है, मेरे हाथ पैरों में दर्द होने के, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का सिम्टम आवाज आना या दर्द होना नहीं होता। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन होने वाले एलिमेंट्स को। जैसे मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे जॉइंट में खटखट की आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मेरी स्टिफनेस बनी रहती है, मेरे हाथों पैरों के जोड़ सूज जाते हैं। तो हमें डिफाइन करना है कि ये सिम्टम किस कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करना होता है। जैसे कि जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, पेशेंट्स मिडिल एज में है, जॉइंट की कंप्लेंट जैसे कि स्वेलिंग के साथ में मॉर्निंग स्टिफनेस की कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को हमें जेनेटिक आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की लाइन पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। मिडिल एज ग्रुप में वह पेशेंट्स जो कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम की थकान का रहना, स्टिफनेस का आना, ऑफ एंड ऑन जॉइंट पेन की कंप्लेंट लेना, ये सब लाइफस्टाइल जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। ओल्ड एज में जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं लेथार्जीनेस की, थकान की, ऑफ एंड ऑन जॉइंट पेन की, हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, वह पेशेंट्स प्रोन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, वह एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। कैल्शियम व विटामिन डी का रोल हमारी बॉडी का एक पार्ट को मेंटेन करना है, उस हेल्थ को मेंटेन करना है। ये आइसोलेटेड हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, तो कैटेगराइज करना और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना आवश्यक है। तो
व्यूअर्स आपने समझा, जो सर ने अभी तक हमें ये चीज समझाई कि पहली बात तो टेस्टिंग जब तक मत कराइए जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। दूसरी चीज कैल्शियम या विटामिन डी। सर अब मैं इसके ऊपर एक सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करना चाहूंगी। आजकल मार्केट में हम फार्मेसी शॉप पे जाते हैं, हर ब्रांड ने अपने जॉइंट केयर और आयुर्वेदिक में भी हर चीज में जॉइंट केयर, ये लुब्रिकेंट बढ़ाने के लिए कि हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट उसकी ग्रीस खत्म हो गई है, जो कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है, और वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे कैल्शियम विटामिन ये सप्लीमेंट जॉइंट केयर सब शुरू कर देते हैं। जनरली बोल दिया जाता है 35 प्लस हो गए, 40 प्लस हो गए, मीनोपॉज हो गया, तो ये ले लो, ये ले लो, ये ठीक रहेगा। सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सप्लीमेंट लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली चीज, हमारा डाइट अगर अच्छा नहीं है, फास्ट फूड की हैबिट्स हैं, ऑयली खाने की आदत है, लेट मील्स खाने की आदत है, बल्क मील खाने की आदत है, तो कहीं ना कहीं हमें डेफिशिएंसीज व मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आने लगती। रही बात सप्लीमेंट की, तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पहले, कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पहले हमें हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। जैसे कि अप टू 30-40 इयर्स की एज में हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं है, जो कि बहुत इजीली आप मिल्क रिच प्रोडक्ट से पूरी कर सकते हैं। वह फीमेल्स में स्पेशली जब पेरीमेनोपॉजल एज होती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जो कि ओल्ड एज में भी बढ़ती है। तो यह रिक्वायरमेंट 1200 से 1500 मिलीग्राम तक हो सकती है। अगर आप डाइटरी प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते हैं या कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, उस केस में हमें डाइटरी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली कुछ मेडिसिन, जैसे कि जॉइंट में पेन हो रहे हैं तो आप कार्टिलेज की मेडिसिन लेनी है या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, इनके प्रूवन रोल वाली मेडिसिन को ही हमें लेना चाहिए। हमारी पूरी की पूरी साइंस एविडेंस बेस्ड है, जिस चीज का एविडेंस हो उसी को फॉलो करना चाहिए। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका साइंटिफिक एविडेंस होता है, जिनको हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि कुछ हद तक जॉइंट पेन्स बेटर होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। उन्हीं को लेना चाहिए जो सर्टिफाइड हो और जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। अन्यथा हिंदुस्तान में तो बाबा के हाथ रखने से भी जॉइंट पेन चले जाते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। और जो सर ने पहले यूज किया था, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, पड़ोसी के कहने पे मत लीजिएगा। पड़ोसी अगर अच्छा डॉक्टर हो तो उसके कहने पे, पड़ोसी अगर अच्छा डॉक्टर हो और सर के पड़ोसी हो तो बिल्कुल लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं हम अपने हर टॉक शो में एक चीज आपको बताते हैं, जो सर ने बोला, बल्क डाइट, पोर्शन कंट्रोल, एवरीथिंग इन अ बैलेंस वे। चाहे एक्सरसाइज हो चाहे डाइट हो, एवरीथिंग मेक यू फिट एंड स्ट्रॉन्गर। सर हम अपने इस शो को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अब थोड़ा एक्सरसाइजेस के बारे में। सर ने दोस्तों बताया कि अभी तक हमने सर से क्या क्या बात करी। सर ने बताया हमें टेस्टिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सप्लीमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल अनलेस हमारे को हमारे एक्सपर्ट ने, हमारे डॉक्टर ने हमें बोला हो। और दूसरी चीज कि हमें ये क्रैकिंग आवाज आना या जोड़ों में दर्द होना, इट्स नॉट अ सिम्टम कि हमें हमारी बोन वीक हो गई हो, तो ये कोई साइन और सिम्टम्स नहीं है अनटिल अनलेस सर ने जिस तरह से हमें बताया कि कोई पेन या कोई इंफ्लेमेशन हमारी बॉडी के कोई सिग्नल्स ना दे रहा हो। सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करूंगी जिम इंजरीज के बारे में। बहुत कॉमनली फिजियोथेरेपिस्ट हमारे क्लिनिक पे भी आते हैं जिम इंजरीज को लेके कि मैंने जिम शुरू करा। तो आप व्यूअर्स को सर एक तो मैं बात इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है और बहुत सारी क्वेरीज है। पहली बात, हाउ मच दिस सेफ इज ट्रेडमिल, जॉगिंग एंड वॉकिंग सडनली फ्रॉम द डे वन। अगर आप 80 किलो के हैं या आप 90 किलो के हैं और सीधे आपको ट्रेनर ने बोला ट्रेडमिल करो और हम सोचते हो बहुत बस आधा घंटा ट्रेडमिल कर ले, 200 करिए फिट। ये सर ये जो फिटनेस वॉचेस है जरा इसके बारे में सर थोड़ा सा। नेहा ने एक साथ करीब 25-30 क्वेश्चन रखे हैं। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब हम अपने आप को फिट करने की परिभाषा में डालते हैं तो हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने गोल को डिसाइड करना। आपका गोल बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं आज सोचूं कि मैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी बना लूंगा तो मेरा अनरियलिस्टिक गोल है, उसको मैं अचीव नहीं कर सकता। तो एवरी इंडिविजुअल हैज अ रियलिस्टिक गोल। जैसे किसी को वेट शेड करना तो उसको वेट शेड प्रोग्राम के हिसाब से चलना है, किसी को मसल टोनिंग करनी है तो उसके हिसाब से चलना है, किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके हिसाब से चलना है।
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिम की मशीनें देखते ही अब हम सोचते हैं कि हम सब कर सकते हैं। एक दिन जिम के दरवाजे से घुसेंगे तो जितनी मशीनें होंगी सब पे एक चक्कर लगाएंगे और वो हमें इंजरी प्रोन करता है। तो पहले अपना रोल डिसाइड करें। उसके बाद रोल आता है आपके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का। लोगों में सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है जिम में कूद के पहुंचना, हफ्ते भर एक्सरसाइज करना, उसके बाद इंजर होना और कह देना कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमें दिक्कत आ जाती है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड थिंग होती है आप किसके अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका सुपरविजन कौन कर रहा है और सुपरविजन करने वाला कितना नॉलेजेबल है। अब नॉलेजेबल ट्रेनर नहीं होगा तो वह आपको भी इंजर करने की टेंडेंसी में रखेगा। नेहा का सवाल था जिम में कितनी देर ट्रेडमिल चलानी चाहिए या घुसे तो पहले दिन क्या करना चाहिए। तो पहले अपने आप को जज करना चाहिए कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद अपने ट्रेनर से डिस्कस करना चाहिए। ट्रेडमिल इंजरी सबसे कॉमन इंजरी होती है जिम वर्कआउट्स में। ट्रेडमिल एक मशीन है जिसकी एक फिक्स्ड स्पीड है। हमने अगर उस स्पीड को फिक्स कर लिया तो हमें उसे मैच करना पड़ता है। तो ट्रेडमिल पे चढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस लेवल तक आप उसे टॉलरेट कर सकते हैं और इसमें आपके ट्रेनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद किसी भी इंजरी से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें ओवर यूज से बचना। पेन जो होता है वो पहला इंडिकेटर होता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे कि फीवर हमें यह बताता है कि हमें कोई दिक्कत है, वो मलेरिया हो सकता है, वो टाइफाइड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें किसी भी जॉइंट में पेन आ रहा है तो हमें अपनी एक्सरसाइज को स्टॉप करना चाहिए। नॉमिनल पेन आना एक्सरसाइज के दौरान एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि रेस्ट के संग इंप्रूव कर जाता है। तो वह आपके ट्रेनर के संग आपका डिस्कशन आपको जिम इंजरी से बचा सकता है। एक सुपरवाइज ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है और अपने गोल को रियलिस्टिक रखना है। अगर हम वेट शेड चाहते हैं तो वो आइडियल वेट शेड बहुत स्लो होना चाहिए, अदरवाइज आपका वेट तो कम होगा पर आपकी बॉडी इंजर हो जाएगी और जब आप अपनी ट्रेनिंग छोड़ेंगे तो बाउंस बैक करेगा। इसलिए गो स्लो, गो ग्रेजुअल बट कीप मूविंग। देखिए इसीलिए आज सर ने जिस तरह से बताया कि वही बार बार एक ही चीज पे हम लोग फोकस करते हैं कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस सुपरविजन डोंट गो लाइक दिस फॉर जिम ट्रेनिंग ऑल्सो। चूज योर ट्रेनर वाइजली व्हेनेवर यू गो फॉर योर फिटनेस गोल। एंड सर इसी के साथ हम बात करेंगे अभी जैसे, अच्छा सर एक क्वेश्चन मैं अभी मेरे जहन में एकदम से आया। जब हम मसल ट्रेनिंग की बात करते हैं, वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली जैसे जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि हम एक प्रोग्रेशन पे काम करते हैं, मसल ट्रेनिंग पे काम करते हैं, तो आता है कि वेट तो वो लोग उठाते हैं जिनको अखाड़े में लड़ना होता है, या मसल फीमेल्स को वेट उठाने की क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, हम तो वॉक कर लेते हैं, हमारा तो वॉक से काम हो जाता है, जॉइंट चलने लगते हैं। तो सर एक तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग के बारे में एज अ ऑर्थो आपके क्या व्यूज है। दूसरी चीज सर, जहां बात आती है जिम के अंदर जाने की अगर, तो तुरंत ट्रेनर्स को हमने बहुत कॉमनली देखा है आजकल ब्रांड्स में प्रोटीन सप्लीमेंट्स, कि किनको वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, पर जैसे ही बात आई कि हमने फिटनेस ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया, तो हमें प्रोटीन शेक लेना ही लेना है। उसके बारे में सर एक मैसेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिम में घुसते प्रोटीन शेक जो बेचे जाते हैं उसके लिए क्या एक्चुअल सिनेरियो होना चाहिए। दूसरी चीज, मसल के साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। सपोज हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, हम वॉक करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा लोअर हाफ ऑफ बॉडी इन्वॉल्व हो रहा है। ये सत्य नहीं है। जब हम चलते हैं तो हमारी स्पाइन काम करती है, हमारे लंग्स एक्टिव होते हैं, हमारे हार्ट एक्टिविटी, हमारे एब्डोमिनल मसल्स एक्टिविटी के लिए होते हैं। तो हमारे लिए कोर वर्कआउट, हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है अगर हम अपने आप को फिट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। तो मसल ट्रेनिंग के लिए आपको लाइट वेट एक्सरसाइजेस करना किसी भी एज ग्रुप में नेसेसरी है, अदरवाइज मसल टोन लॉस होने लगती है। और जैसे जैसे आप अपने फिटनेस गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट होती है, जिसके कारण मसल का लूज होना, सोर होना एक कॉमन फिनोमेना। तो वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसमें हेल्प करती है। दूसरा सवाल, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। आज के दौर में जिस हिसाब से प्रोटीन जिम में यंग पेशेंट्स लेते हैं, उसे खाते हैं, उसके कारण किडनी डिसऑर्डर्स,
वह साथ में इश्यूज मल्टीपल जॉइंट पेन के बहुत कॉमनली हम लोगों के सामने आते हैं। Okay. हमारे बॉडी में जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए वह बहुत आसानी से डाइट से पूरी की जा सकती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग बी इट अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इज हार्मफुल टू अवर बॉडी। एक्सेस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी किडनीज को ज्यादा काम करना पड़ता है और अगर थोड़ी भी प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर है तो है किडनी में इश्यूज बढ़ जाते हैं। साथ ही एक बहुत कॉमन फिनोमेना होता है कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए प्रोटीन लेते हैं और उसके बाद मल्टीपल जॉइंट पेन की शिकायत लेके आते हैं, क्योंकि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। Okay. और जब वह किडनी से वॉश आउट नहीं हो पाता है तो हमारे ब्लड लेवल्स में बढ़ने के कारण मल्टीपल जॉइंट पेन की शिकायत लेता है। वह व्यक्ति जिसको प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिसको किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना हो, उन लोगों के लिए ये हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स नेसेसरी हो सकते हैं। वह लोग जिनको फिटनेस के लिए जरूरी है उनको कभी जरूरत नहीं होती है। और इस चीज के लिए मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं जब भी मैराथन या हाफ मैराथन दौड़ता हूँ आज तक मैंने कभी कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लिया। जो कुछ लेते हैं वो सिर्फ डाइट से लेते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। And sir is a regular marathon runner. And आप सर के एनर्जी लेवल्स देखेंगे, ही इज ऑर्थोपेडिशियन। आई थिंक सर आप 2-3 हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन के अलावा सर अपना पूरा हॉस्पिटल संभालते हैं। सुबह से लेकर रात तक सर की एनर्जी लेवल बहुत हाई है। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात जो व्यूअर्स मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, सर बहुत कॉमनली हमारे पास होता है टाइम नहीं है, राइट? जबकि कॉर्पोरेट वालों के पास सैटरडे संडे छुट्टी होती है और सर के पास आज भी अभी सर ने एक केस करके हमारे साथ लाइव में सर आए हैं। उसके बाद तुरंत बाद सर का एक केस है, उसके बाद भी सर फिटनेस रेगुलरली करते हैं तभी कर पाते हैं। तो ये जो एक्सक्यूज है ना, टाइम नहीं है हमारे सामने एक एग्जांपल है इसमें कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी फिटनेस की वजह से ही सर शायद बॉडी ये बिल्कुल फैक्ट है। एवरीबॉडी हैज 24 आवर्स ऑफ अ डे। अब ये 24 घंटे में हम इसे कैसे बैलेंस करते हैं ये हमारे हाथ में। ये जैसे मैंने कहा हेल्दी बॉडी लिव्स इन हेल्दी माइंड। तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करें, आप लेट इवनिंग वर्कआउट करें, और 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप पर डे टाइम नहीं निकाल सकते तो हफ्ते में 4 से 5 दिन ये शेड्यूल जरूर बनाएं। इन्हीं के कारण आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन सर्कुलेट होते हैं जिसके कारण आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर एक वीक तक मैं रेगुलर एक्सरसाइज ना करूं तो मेरे एनर्जी लेवल डाउन हो जाते हैं, राइट सर? और जैसा नेहा ने कहा, आज मॉर्निंग में भी मैं हाफ मैराथन दैट इज 21 किलोमीटर रन करके आया हूँ। उसके बाद सर आपके सामने एनर्जी हो रही है, आपके सामने, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ पे जरूर है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इवन सर मेरे खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़े हैं, तो आई आल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग व्हाटएवर द सर इज एक्सपीरियंस, द सर इज शेयरिंग विद अस। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जब अपने प्रोटीन के बारे में बात करी, क्योंकि वी जस्ट गोइंग टू वाइंड अप द सेशन नाउ, कि 50s के बाद बोल देते हैं दालें वाले छोड़ दो क्योंकि यूरिक एसिड या गठिया बाई का दर्द होने का चांसेस है, अर्थराइटिस का दर्द हो जाएगा। और तो क्या ये सच है कि 50 प्लस के बाद दाल प्रोटीन कम कर देने चाहिए? जैसा मैं शुरुआत से आपसे कह रहा हूँ, कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं लेना चाहिए। आपका डिसीजन एक साइंटिफिक रीजन पे बेस्ड होना चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी का एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कहते हैं कि बिल्डिंग में अगर सरिया ना हो तो बिल्डिंग कोलैप्स कर देगी। सिमिलर वे में प्रोटीन हमारे डाइट में वही रोल प्ले करता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए भी प्रोटीन का इंटेक करना जरूरी है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, जो कि एक ट्रेंड है कि कीटो डाइट पे चले जाएं, कि ये कुछ नए प्रोटीन ये लेंगे तो हमारा वेट भी शेड आउट होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और एक एज के बाद तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, एक्सेस प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए, वरना यूरिक एसिड या किडनी डिसऑर्डर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों बार बार एक ही चीज बोली जा रही है हमारे हर हेल्थ टॉक शो में कि जितना घर की बनी हुई चीजें, जो डाइट है, वो ही सफिशिएंट है। प्लीज डोंट रन बिहाइंड दिस कमर्शियल ब्रांड्स, कमर्शियल थिंग्स, सप्लीमेंट्स। देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग दैट। वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में, आज नहीं पता लगेगा तो लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी, आपके लिवर, सब पे इफेक्ट करेगा। सर एक क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड होता है
वेदर का कितना रोल है ये दही खाने का, ठंडी चीज खाने का जॉइंट पेन्स पे? ये भी शायद सर बहुत ही कॉमन हम लोग सुनते हैं अपने ओपीडी में। मैंने काफी बार आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश की, काफी गूगल रिसर्च की कि क्या एक्चुअल में क्लाइमेट का या इनमें से किसी चीज का कोई इफेक्ट होता है, बट कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ मिथ हैं। फैक्ट ये कहता है कि जब भी टेम्परेचर कोल्ड होगा तो हमारी मसल में सोरनेस की टेंडेंसी होगी, जिसके कारण आपके जॉइंट पेन एग्रेवेट कर सकते हैं। पहला साइंटिफिक फैक्ट। दूसरा, दही खाना या रात को दही नहीं खाना, रात को दही नहीं खाना, इसके पीछे मैं मरीज को कहता हूँ ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर किसी चीज को खा के आपकी तकलीफ बढ़ती है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज इसके पीछे कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये ठंड में दही नहीं खाना, जैसे होता है कई लोग कि हमारा दही दूध भी नहीं पी रहे हैं, दही भी नहीं खा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी सर हमारे पास ओल्ड एज लेडीज आती है कि बेटा मैंने तो छोड़ दिया दही और दूध लेना, दूध हजम नहीं होता है और ये घुटनों की दिक्कत की वजह से दही भी छोड़ दिया। तो सर मेरे ख्याल से और भी वो लोग अपना कैल्शियम इंटेक कम करके, अगर इन दो चीजों से प्रॉब्लम है तो किसी और सप्लीमेंट्स का सहारा लें। जैसे कि आप कर्ड नहीं खा सकते तो आप पनीर खा सकते हैं, आप रसगुल्ला खा सकते हैं, आप कोई और चीज ले सकते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। यह इंडिविजुअल को खुद डिसाइड करना होता है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज को खा के उसको लगता है कि उसका सिम्टम बढ़ता है तो एज अ डॉक्टर मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। सर अब हम एक अपने इंटरेस्टिंग से राउंड पे चलते हैं, दिस इज रैपिड फायर राउंड। आपको यस और नो में जवाब देना है। बहुत ही कॉमन जो हमें बहुत ही फनी मिथ्स हमें रोज हो रहा कि अपनी ओपीडीज में आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, उसके लिए 40 प्लस एवरीवन शुड स्टार्ट कैल्शियम। नो। बैक पेन है तो स्पॉन्डिलाइटिस ही होगा। नो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, नेक में दर्द है, अब तो हमेशा के लिए स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। Spondylitis, if I have to say yes or no, it's again a no. कोल्ड शुड नॉट, वैसे हमने सबसे सबको डिटेल में डिस्कस कर लिया, बट एक रैपिड फायर में जो लास्ट में व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए है कोल्ड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इफ यू हैव अ जॉइंट पेन। नो दही, नो कोल्ड पेन, मतलब लाइक नो नथिंग, चीज ठंडा खाना नहीं है कुछ भी। नो। नो। नी कैप, रात को नी कैप लगा के रहना है, जॉइंट में पेन हो गया है, रात को उसको बचा के रखना है। नो। सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। सर, सो नी कैप या कोई भी ब्रेस, या हम जो नी कैप की बात करें, ब्रेसेस की बात करें, ये पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए होते हैं। साइंटिफिक वे में जैसे मैंने कहा, किसी भी आर्टिकल को जब आप सर्च करते हैं तो इनका रोल होता है नी पे प्रोप्रियोसेप्शन को बेटर, यानी सेंस ऑफ फीलिंग को बेटर करना होता है। तो कुछ पेशेंट्स को नी कैप लगा के वॉक करने में एक स्टेबिलिटी महसूस होती है, या ब्रेस पहन के उन्हें स्टेबिलिटी महसूस होती है, जिसके कारण उनका कुछ पोर्शन ऑफ पेन उनको कम महसूस होता है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को सलाह देता हूँ कि इसको आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सरसाइज या वॉक के दौरान पहन के देखिए। अगर आपको बेटर लगता है तो कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म तक किसी भी चीज का इस्तेमाल आपकी मसल को वीक कर सकता है। इससे ज्यादा जरूरी होता है अपनी मसल को स्ट्रेंथन आउट करना। तो अगर आपको नी आर्थराइटिस है तो रादर देन फैंसी ब्रेसेस, जिससे कि आपको सर्जरी अवॉइड हो सकती है, कुछ हो सकती है जो टीवी में ऐड आते हैं, उस पर कभी विश्वास ना करें। ये सब मार्केट गिमिक होता है, सिर्फ मिथ होती है। ब्रेसेस का रोल बहुत ही मिनिमल होता है और बहुत ही कम सेक्शन ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो उससे बेनिफिट में होते हैं। सर एक क्वेश्चन मैं लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछना चाहूंगी कि अभी आपने सर ने रिप्लेसमेंट की बात करी, एंड सर इज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, तो मैं सर से ये जरूर व्यूअर्स के लिए कॉमन मिथ है सर कि जब हम आजकल रिप्लेसमेंट्स के लिए, नी रिप्लेसमेंट्स के लिए बोले जाते हैं तो हम लोग टालते रहते हैं। हमें लगता है कि और लेट, अरे इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट क्यों कराना है? तो सर उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जितनी यंग हो जाएगा तो उतनी जल्दी रिकवरी होती है या हेल्दी जॉइंट रहता है, और उसकी क्या इस समय हमारे पास मतलब रिकवरी रेट क्या है इसका? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत लंबा टॉक हो सकता है, बट इन नटशेल पहली चीज, नेचुरल जॉइंट से अच्छा कोई जॉइंट नहीं होता, पहली चीज। तो रिप्लेसमेंट्स जो हैं ओल्ड एज तक डिले किए जाते हैं। जब तक पेशेंट्स अपनी नेचुरल जॉइंट को किसी भी मोडालिटी से एक्सरसाइज करते हैं, जब हम नी रिप्लेसमेंट पेशेंट को काउंसल करते हैं, पहला उनकी डे टू डे एक्टिविटी में पेन का कंपोनेंट कितना है।
जैसे किसी को बाजार जाने से डर लगता है, किसी को घर के बाहर निकलने से डर लगता है कि हमें पेन। सेकंड, कितना हमें पेन किलर्स या दर्द की दवा खाने की जरूरत पड़ती है। अगर यह रिक्वायरमेंट हमारे डे टू डे बेसिस पे हो गई है तो हमारा नी रिप्लेसमेंट का टाइम है। अब जब नया ने पूछा कि हम कब तक कराएं, क्या हम बेड रिडन हो जाएं तब कराएं, तब तक हमारे मसल्स और बोन्स की पावर भी खत्म हो जाएगी और हमारे रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो ओल्ड एज में जब आपको लगे कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैम्पर हो रही है, आपको दर्द की दवा की रिक्वायरमेंट रेगुलर हो गई है, तब आप एक हेल्दी लाइफ में अपना रिप्लेसमेंट कराएं, तभी आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। Sir, we have our viewers connected and they have few questions from with us. Hi Ankit, Ankit जी ने पूछा है हमसे कि शोल्डर जॉइंट इन यंग जनरेशन, लाइक यंग पॉपुलेशन 30 to 40 वाले जो है, आजकल शोल्डर जॉइंट, इवन सर मैं भी अभी 2-3 पेशेंट्स अपनी क्लिनिक पे देख चुकी हूँ जिनको डायबिटीज है, जैसे फ्रोजन शोल्डर में बहुत कॉमनली बोलते हैं क्या सबसे हमारा यही क्वेश्चन होता है क्या शुगर की बीमारी है क्या। और फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमनली देख रही हूँ मैं 35 वाली एज की जिनके ये जॉइंट स्टिफ हो गए, तो उसका क्या कारण है, उन्हें क्या केयर करनी चाहिए अबाउट जॉइंट पेन एंड शोल्डर के ऊपर। So Neha, पूरा orthopedics wants to compile in like 45 minutes. I know it's very difficult, sir. Questions इतने अच्छे आ रहे हैं। So young patients, shoulder pain are mainly because of overuse. Overuse as in आप जिम में एक्सरसाइज करते हुए इंजर हो गए, आपको दर्द हो सकता है, या आपके नेक से रेडिएट होके पेन आता है, जैसे लाइफस्टाइल में आप काम करते घंटों तक सिस्टम पे बैठ के काम करते रहते हैं, पोस्चर इश्यूज होने लगते हैं, उसकी पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। नॉट एवरी शोल्डर पेन इज फ्रोजन शोल्डर, इट इज वेरी क्लियर। फ्रोजन शोल्डर सिर्फ तब होता है जब हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होने लगता है, और उससे पहले की स्टेज में शोल्डर पेन कई कारणों से हो सकता है, तो उसका इवैल्यूएशन आपके डॉक्टर से। फीमेल्स के अंदर अगर जो जिम भी नहीं जा रही है, जो फीमेल्स हैं, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमनली आजकल दिख रहा है। ऐसा सिर्फ नया का सोचना है, इसका किसी भी चीज से कोई कोरिलेशन नहीं है। फीमेल्स के साथ मैं बहुत देख रही हूँ, तो मे बी फीमेल्स आर गेटिंग लैक ऑफ वर्किंग, वो घर में कि वो अभी आई थिंक हमारी फीमेल्स हमेशा से ज्यादा काम करती है मेल्स के मुकाबले, बिकॉज अगर मेल को सिर्फ एक एरिया कवर करना है तो फीमेल्स को बहुत सारे एरिया कवर करने होते हैं। डेफिनेटली शोल्डर में जो पेन, जैसे मैंने बोला, यंग फीमेल्स में द कॉमन रीजन इज ओवरयूज, एज इन लाइक हम डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हमारे शोल्डर्स पेन करने लगते हैं, या हमारा पोस्चर इशू हो सकते हैं। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पेन जॉइंट पेन। इसके अलावा और भी पैथोलॉजीज हो सकती हैं जिसके लिए आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड मोर इम्पोर्टेंट जो सर बार बार अभी तक बोल रहे हैं कि फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल फिटनेस से ही सारी बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, एवरीथिंग इज गेट हेल्दी, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी चीजें हमने आज बात करी हैं, ये हमारी बात आई कि सिम्टोमेटिक रिलीफ है, बट सर लॉन्ग टर्म गोल के लिए सर एट द लास्ट वी आर जस्ट वाइंडिंग अप द सेशन नाउ, विल टेक अनदर क्वेश्चन इफ वी हैव। ओके, we are saying thank you everyone for appreciating our episode right now. सर लास्ट में एक बार एक पूरे सब चीजों का नटशेल में एज अ सर्जन आप क्या यंग जनरेशन और सब एक क्या वो देना चाहेंगे ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर वुमेन को, कि कैसे अपने बोन्स का और अपने जॉइंट केयर कैसे करें? अगर मैसेज सिर्फ वुमेन को देना है तो मैं ये कहूंगा, अच्छा वुमेन्स डे स्पेशल है इसलिए मैं ये कहूंगा कि कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा चलती रहेंगी। अगर आप अपनी केयर करेंगे तभी बाकी सारी चीजें भी हेल्दी चलेंगी। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की फॉर्म को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। डेली नहीं तो हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब आपको टाइम मिले आप किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को उसका जरूर करें। और अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो परिवार हेल्दी नहीं होगा, परिवार हेल्दी नहीं होगा, देश हेल्दी नहीं होगा। इसलिए अपनी सेहत का जरूर ध्यान। बहुत ही अच्छा सर ने बोला कि अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो परिवार हेल्दी नहीं होगा और देश हेल्दी नहीं होगा। तो दोस्तों इसी चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए आज ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम सारी उन्हीं नारी शक्तियों को ये एपिसोड डेडिकेट करते हुए सर को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, ही इज द डायरेक्टर ऑफ एमी केयर हॉस्पिटल, एंड आई थिंक जो आज सर से बात करके मेरी भी नॉलेज बढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग,
आज के टाइम में जितना कमर्शियल हो गया है सर, एंड सर हैज अगेंस्ट द टेस्टिंग, सर इज अगेंस्ट Not against the testing. not against, testing. yes, valid testing. The important is valid testing. मतलब जितना भी कमर्शलाइज पैकेजेस हैं कि जो जरूरत नहीं है, मतलब सर इज मोर ऑन दी जो जरूरत है उसी चीज को कराओ. सर इज मोर फोकस ऑन हेल्दी डाइट, घर की डाइट, होम कुक्ड फूड. डाइट से जितना आप लोग अपना न्यूट्रिशन कर सकते हैं, क्योंकि सर बहुत ही कॉमनली हम लोग ये देखते हैं कि वुमेन्स पूरे दिन काम करते करते खाना नहीं, नाश्ता नहीं करती. बहुत ही कॉमन है हमारे इंडियन वुमेन्स के अंदर कि ब्रेकफास्ट स्किप करना, दूध नहीं पीना, ये नहीं पीना, और उसके बाद फिर वो हेल्थ इश्यूज होना. तो वी रियली थैंक. अगर आप लोग सर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनी केयर हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर एंड उसकी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी. सर का हॉस्पिटल ही रेजिडाइज इन इंदिरापुरम आमी केयर हॉस्पिटल के नाम से है. तो अगर आप लोग किसी भी चीज के बारे में कंसल्ट करना चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट द एनी केयर रिसेप्शन. You will find the numbers on the Google and we're going to update on our comment box and our text also in YouTube. तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम, हमारे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए. तो व्यूअर्स एट द लास्ट प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बट पहले खुद को ठीक करना है. सर वो कहते हैं ना लास्ट में वो औरों की जय से पहले खुद की जय करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. We'll again come up with the next episode with some interesting facts. अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें तो प्लीज राइट अस टू अस हम नेक्स्ट एपिसोड किस चीज के ऊपर लेकर आए और किस एक्सपोर्ट को लेकर आए. एंड आई थिंक मुझे लगता है जिस तरह से हमारे व्यूअर्स का रिस्पॉन्स हमें इतना अच्छा आ रहा है, हम सबको दोबारा जरूर लेकर आएंगे. जरूर लेकर आएंगे क्योंकि सर इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक which cannot be covered in 45 minutes. Thank you again sir. Thank you viewers for connecting with us. See you next month with the Health Connect episode 4. Thank you for